हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट के पोएट्री के आल चैप्टर के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी ट्रांसलेट के साथ देखेंगे और ये आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आप लोगों का फर्स्ट एमसीक्यू है वो है हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री। हु मतलब कौन, सूक डाउन मतलब हिलाया, द हेमलॉक ट्री मतलब हेमलॉक के वृक्ष को, हेमलॉक के वृक्ष को कौन हिलाया, किसने हिलाया? तो क्रो यानी कि कौवे ने हिलाया, कुकू यानी कोयल ने हिलाया, मैना यानी कि मैना ने हिलाया, या पैरट यानी कि तोता ने हिलाया। तो आप लोगों ने इस पोयम को अपने इंग्लिश के बुक में क्लास 10th के स्टूडेंट्स स्टडी किए होंगे, जो कि आप लोगों के लेसन द डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रो, कौवे ने हिलाया। उस हेमलॉक के ट्री को, हेमलॉक के पेड़ को कौवे ने हिलाया। सेकंड एमसीक्यू इसमें है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट फेल ऑन द पोएट। व्हाट फेल मतलब क्या गिरा, ऑन द पोएट मतलब कवि के ऊपर, कवि के ऊपर क्या गिरा? तो ये भी द डस्ट ऑफ स्नो पोयम का है, ये भी एमसीक्यू। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है डस्ट ऑफ ट्री नहीं है, पेड़ का धूल गिरा गलत। डस्ट ऑफ सैंड ऑप्शन नंबर बी है, डस्ट ऑफ सैंड, क्या कोई रेत का धूल गिरा यानी कि बालू का धूल गिरा, ये भी गलत है। डस्ट ऑफ स्नो ये करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि बर्फ का टुकड़ा गिरा, बर्फ का कण गिरा, ये करेक्ट आंसर है। जो पोएट होता है, जो कवि होता है, उसके ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, और यही आपके लेसन का नाम भी है, जो पोयम है उस चैप्टर का नेम भी यही है, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ क्रो ये भी गलत हो गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट मूड यानी कि किस मनोदशा में, वाज मतलब था, द पोएट मतलब कवि, अर्लियर मतलब पहले से। जो कवि है वो पहले से किस मनोदशा में था, किस मूड में था? प्लेजेंट क्या प्रसन्न था, हैप्पी क्या खुश था, सैड मतलब उदास था, या गुड मतलब अच्छा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आप सबको पता होगा कि जो कवि है उसका पहले से ही मनोदशा जो था वो उदास था, यानी कि वो सैड मूड में था, उदास मूड में था। इसके बाद आगे हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। हु इज द पोएट यानी कि कवि कौन है ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस कविता का कवि कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी है कैरोलिन वेल्स, ऑप्शन नंबर डी है रॉबिन क्लीन। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। यानी कि ये फायर एंड आइस पोयम का ये जो है एमसीक्यू है, क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर, यानी कि कवि किससे तुलना करता है फायर विथ, आग के साथ। कवि जो है वो आग के साथ किसकी तुलना करता है? तो इस पोयम में कवि जो है आग की तुलना डिजायर से करता है, आग की तुलना करता है डिजायर से। और इसमें जो आइस है, फायर एंड आइस पोयम में जो आइस है उसकी तुलना वो हेट से करता है, यानी कि नफरत से। चूंकि फायर यानी कि आग की तुलना वो डिजायर से करता है। कवि का मानना है कि दुनिया या तो डिजायर अर्थात आग रूपी डिजायर से समाप्त हो जाएगी, आग रूपी इच्छा से समाप्त हो जाएगी, या तो बर्फ रूपी नफरत से भी समाप्त हो सकती है दुनिया। तो वही उस पोयम का नेम है फायर एंड आइस। उसमें फायर जो है उसका कंपेयरिंग डिजायर से है और आइस का कंपेयरिंग हेट्रेड से है। अब देखेंगे मित्रों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस मीन्स होता है नष्ट हो जाना। तो इसमें पूछ रहा है कि पेरिस का अर्थ क्या है। अब इन ऑप्शन में से बताना है कि पेरिस का मिलता जुलता वर्ड इसमें से कौन सा है। तो ब्लूम, ब्लूम मीन्स आप सबको पता है कि खिलना होता है, राइज मीन्स उगना होता है,
डाई मीन्स मरना होता है और ग्लो मीन्स चमकना होता है। तो पेरिस मीन्स होता है नष्ट हो जाना, तो इससे मिलता जुलता, इससे रिलेटेड वर्ड तो मुझे डाई लग रहा है। तो डाई आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। व्हाट डज द टाइगर हंट, यानी कि जो बाघ है वो किसका शिकार कर रहा था नियर द वाटर होल, यानी कि पानी के पास में। पानी के पास में बाघ किसका शिकार किया था? लायन मतलब कि शेर का कर रहा था, एलिफेंट्स मतलब हाथी का कर रहा था, डियर मतलब हिरन का कर रहा था, या ऑल ऑफ द एबव ऊपर दिए गए सबका कर रहा था। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वो हिरन का शिकार कर रहा था। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स। जो बाघ का व्यवहार था वो आगंतुकों के प्रति कैसा था? जो बाघ का एटीट्यूड था अर्थात व्यवहार था वो आगंतुकों के प्रति कैसा था? लविंग यानी कि प्रेमपूर्ण था, हेटिंग नफरत वाला था, इग्नोरिंग मतलब नजरअंदाज कर देने वाला था, या थ्रेटनिंग अर्थात उनको डराने और धमकाने वाला था। तो इसमें जो आपका होगा, जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, इग्नोरिंग अर्थात नजरअंदाज कर देने वाला था। वो जो पिंजड़े में रहने वाला बाघ था, जो जाली में कैद रहने वाला बाघ था, वो आगंतुकों को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं करता था बल्कि उनको इग्नोर करता था, नजरअंदाज करता था। बस उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Why should the lion be lurking in shadow? Why should the lion be lurking? अर्थात शेर क्यों लुढ़क रहा था इन शैडो छाए में, अंधेरे में। मतलब शेर अंधेरे में छाए में क्यों लुढ़क रहा था? तो इसमें ऑप्शन है आउट ऑफ फियर, क्या डर के कारण लुढ़क रहा था, आउट ऑफ एजर अर्थात ज्यादा उम्र दराज होने के कारण लुढ़क रहा था, टू कैच द डियर हिरन को पकड़ने के लिए लुढ़क रहा था, बोथ ए एंड बी या ए और बी दोनों सही है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो शेर है वो कैच द डियर मतलब कि हिरन को पकड़ने के लिए अंधेरे में लर्किंग कर रहा था, लुढ़क रहा था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज अमांडा डूइंग। व्हाट वाज अमांडा डूइंग, तो इसमें आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अमांडा क्या कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए, बाइटिंग हर नेल्स अपने नाखूनों को काट रही थी, हंचिंग हर शोल्डर्स अपने कंधों को झुका रही थी, स्कॉर्चिंग हर बैक अपने पीठ को सुलगा रही थी अर्थात उसको जो है पीठ को भी झुका करके जो है उसको सुलगाना एक प्रकार का स्कॉर्चिंग होता है, क्या वो कर रही थी। ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी कर रही थी, ऊपर दिए हुए सभी काम कर रही थी। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो अमांडा है वो उस पोयम में ये सभी कार्य कर रही होती है। तो ऑल ऑफ द एबव इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू डू। अमांडा को वक्ता ने क्या करने को कहा, अर्थात वक्ता ने अमांडा को क्या करने को कहा। डूइंग हर होमवर्क अपना गृह कार्य करने के लिए, स्लीपिंग अर्थात सोने के लिए, ईटिंग मतलब खाने के लिए, या प्लेइंग मतलब खेलने के लिए। तो जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो अमांडा को अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए कहा होता है। डूइंग हर होमवर्क इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ। अमांडा अपने आप को, हरसेल्फ मतलब अपने आप को, अमांडा हाउ मतलब कैसा, इमेजिन मतलब कल्पना करती है। अमांडा अपने आप को कैसा कल्पना करती है, कैसा देखती है। मरमेड मतलब जलपरी के रूप में, मत्स्यांगना के रूप में अर्थात। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्स्टर मतलब राक्षस के रूप में, फिश मतलब मछली के रूप में, गर्ल मतलब एक साधारण लड़की के रूप में। तो जो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है मरमेड, अपने आप को वह जलपरी के रूप में देखती है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट टास्क वाज गिवन टू अमांडा बाय द स्पीकर, मतलब स्पीकर के द्वारा अमांडा को कौन सा कार्य सौंपा जाता है। जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसके द्वारा अमांडा को कौन सा कार्य सौंपा जाता है, दिया जाता है। क्लीनिंग रूम सफाई करने का, क्लीनिंग शूज जूते साफ करने का, डूइंग होमवर्क गृह कार्य करने का, ऑल ऑफ द एबव या इनमें से सभी काम करने का। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबव। स्पीकर के द्वारा कभी न कभी हर समय हर काम को दिया गया होता है उस पोयम के अंदर, तो इसमें जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि उपर्युक्त सभी कार्य जो है स्पीकर के द्वारा अमांडा को दे दिए गए होते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है व्हाट डज अमांडा कॉन्सिडर हरसेल्फ। अमांडा हरसेल्फ मतलब खुद को, व्हाट मतलब क्या, कॉन्सिडर मतलब मानती है। अमांडा खुद को क्या मानती है। गुड प्लेयर अच्छा खिलाड़ी, ऑर्फन मतलब अनाथ, वेरी इंटेलिजेंट मतलब बहुत बुद्धिमान, वेरी रिच मतलब बहुत ज्यादा धनी। तो उस पोयम में आप देखेंगे तो अमांडा खुद को ऑर्फन मतलब कि अनाथ भी मानती है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है ऑर्फन है, यानी कि अनाथ। उसके बाद अलग अलग सिचुएशन में अमांडा अपने आप को अलग अलग चीजें मानती हैं। तो जिसमें गुड प्लेयर कभी नहीं, वेरी इंटेलिजेंट कभी नहीं, वेरी रिच भी कभी नहीं, उसमें ऑर्फन एक सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें अमांडा खुद को ऑर्फन मानती है, यानी कि अनाथ मानती है। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमांडा टू ईट। व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड, मतलब कि जो स्पीकर है, वक्ता है, वो किसके लिए मना किया होता है अमांडा टू ईट, अमांडा को खाने के लिए। अर्थात अमांडा को खाने में क्या खाने के लिए मना किया होता है। फॉरबिड मतलब होता है मना करना। फूड मतलब भोजन खाने से मना किया होता है स्पीकर, फ्रूट मतलब फल खाने से मना कर दिया होता है स्पीकर, या चॉकलेट खाने से मना किया होता है, या ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त सभी खाने से मना किया होता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है चॉकलेट। चॉकलेट खाने से जो स्पीकर है वो मना कर रहा होता है अमांडा को। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसी क्रम में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम फाउंड। इस कविता में पेड़ कहाँ पाए गए हैं, मतलब इस कविता में पेड़ कहाँ पर पाए हुए दिखाए गए हैं। तो इन द गार्डन यानी कि बगीचे में, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन द हाउस घर में, या ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी में। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इन द हाउस घर में दिखाए गए हैं। इस कविता में जो पेड़ पौधे दिखाए गए हैं वो घर के पेड़ पौधे दिखाए गए हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स, यानी कि किस प्रकार के पौधे, आर मेंशनड मतलब कि उल्लेख किए गए हैं इन द पोयम इस कविता में। किस प्रकार के पौधों का उल्लेख इस कविता में किया गया है। डेकोरेटिव प्लांट्स अर्थात सजावटी पौधों का, पेंटेड प्लांट्स यानी कि चित्रित पौधों का उल्लेख किया गया है, या बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों प्रकार के पौधों का उल्लेख किया गया है, या नन ऑफ द एबव या उपर्युक्त में से किसी के जैसा नहीं। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि डेकोरेटिव प्लांट्स और पेंटेड प्लांट्स इन दोनों प्रकार के पौधों का उल्लेख इस लेसन में, इस चैप्टर में किया गया है, जो आपका द ट्रीज चैप्टर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें, हु इज द पोएटेस ऑफ द पोयम द ट्रीज। अर्थात जो द ट्रीज जो पोयम है उस पोयम की कवयित्री कौन है। पोएटेस कौन है, कवयित्री कौन है, उसको लिखा किसने है। वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, एड्रिन रीच ने लिखा है, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है, या डब्ल्यू.बी. इट्स ने लिखा है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है द ट्रीज की पोएटेस हैं एड्रिन रीच, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल आसान है दोस्तों। द फॉक्स मूवमेंट इज, अब ये है जो आपका ये क्वेश्चन, ये द फॉग चैप्टर से है। द फॉक्स मूवमेंट इज, जो कोहरे की गति है वो कैसी है। स्लो यानी कि धीमी है, फास्ट यानी कि तेज है, नॉर्मल मतलब साधारण है, नन ऑफ द एबव या उपर्युक्त में से कैसी भी नहीं है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्लो। जो कोहरे की गति है, फॉग मीन्स होता है कोहरा, जो कोहरे की गति है वो बिल्कुल स्लो है, धीमी है। अब जो लास्ट
क्वेश्चन है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फॉग? जो कोहरा है, जो कविता कोहरे के नाम से जो कविता है, उसके कवि कौन है? हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फॉग? कोहरे कविता के कवि कौन है? कार्ल सैंडबर्ग, ऑगडेन नाश, W.B. यीट्स या एड्रिन रीच? तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है कार्ल सैंडबर्ग। द फॉग जो पोयम है उसके पोएट जो हैं वो है कार्ल सैंडबर्ग। तो बस मित्रों, यहीं पे हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी अधिक आपका मदद कर सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।